इन्फ्लेशन, इस वर्ड से ना हम सभी को डर लगता है, और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इस वर्ड से डर नहीं लगता है तो ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन वो डरावनी चीज़ है जो आपके सालों की कमाई हुई हार्ड अर्न मनी को खा सकती है। अगर हम करेंटली इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वो अराउंड 7% के आसपास चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन की नज़र ना लगे तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा। हे एवरीवन, दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू टिकर बाय फिनोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फ्लेशन क्या होता है और कैसे पर्सनल इन्फ्लेशन आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को अफेक्ट करता है और कैसे आप एक इन्फ्लेशन प्रूफ रिटायरमेंट प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं। और हम जानेंगे इंडिया में मौजूद सारे ही रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में और जानेंगे कि कौन सा रिटायरमेंट प्लान कितने बेनिफिट्स देता है और उसके क्या ड्रॉबैक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में कि कैसे इन्फ्लेशन हमारे इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करता है और क्यों हमें हमारे पर्सनल इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन हमारे चारों तरफ मौजूद है। आज से 5 साल पहले जो चीज़ हम 100 रुपये में खरीद पाते थे, आज हम वो 120 रुपये में खरीदते हैं। पेट्रोल प्राइजेस से लेकर सिलेंडर के प्राइजेस तक, वेजिटेबल के प्राइजेस से लेकर मैरिज एक्सपेंसेस तक, कार खरीदने से लेके बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस तक महंगाई हर जगह बढ़ चुकी है। और चलिए इस महंगाई को कंसिडर करते हुए अगर हमें कोई 10 लाख की कार खरीदनी हो तो हम वो कॉम्प्रोमाइज़ करके 5 लाख की कार खरीद लेंगे। पेट्रोल का बिल कम आए इसलिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेंगे, लेकिन अपने रिटायरमेंट फंड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिटायरमेंट फंड्स हमें तब काम आते हैं जब हम अपनी लाइफ में खुद वर्किंग ना हो, और उस टाइम पे किसी और पे डिपेंडेंट रहने से तो अच्छा है कि हम यंग एज से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कर दें। क्या आपको पता है रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना क्या होता है? वो होता है अपना पर्सनल इन्फ्लेशन को चेक करना। पर्सनल इन्फ्लेशन आपको ये बताता है कि आपके इस साल के एक्सपेंसेस और आपके पिछले साल के एक्सपेंसेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है या कितना ज़्यादा इंक्रीज है, और ये हेल्प करता है पर्सनल इन्फ्लेशन आपको फाइंड आउट करने में। पर्सनल इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वह ये कि आपके जितने भी इस साल के टोटल एक्सपेंसेस हैं माइनस आपने जो पिछले साल में टोटल एक्सपेंसेस किए हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पूरे इस साल का टोटल एक्सपेंस 45,000 रुपीज़ है और वही पिछले साल मेरे एक्सपेंसेस थे 42,000 रुपीज़, यानी कि मेरे एक्सपेंस पिछले साल से इस साल 3,000 रुपये इंक्रीज हुए हैं। तो अब मैं इसी 3,000 रुपीज़ को अपने करंट ईयर के टोटल एक्सपेंसेस से डिवाइड कर दूंगी और इसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंटू 100 कर दूंगी। तो मेरा पर्सनल इन्फ्लेशन अराउंड 6% के आसपास आता है। यानी कि मैं जब भी कोई रिटायरमेंट प्लानिंग करने जाऊं तो मुझे अपने इस पर्सनल इन्फ्लेशन को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे मेरा ये पर्सनल इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता जाएगा। अब हम ये तो जानते हैं कि जब भी हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनल फाइनेंस में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सही तरीके से सेविंग करना, उस सेविंग को इन्वेस्ट करना, अपने डेट को मैनेज करना, कार खरीदना, घर खरीदना एंड वगैरह वगैरह। लेकिन इन सारी ही चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये बाकी सारे जो गोल्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप अपने डेट को मैनेज कर ही लेंगे, आप अपना कार खरीदना पोस्टपोन कर लेंगे, आप नया घर खरीदना पोस्टपोन कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को पोस्टपोन करेंगे तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। तो इसीलिए सही तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ना इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब हम उन्हीं सारे ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एनपीएस, ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। हम इन सारी ही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी स्कीम क्या चीज़ ऑफर करती है, कितनी लिक्विडिटी है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिटर्न्स मिलते हैं। ये सारी ही चीज़ें
चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और इसे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए। जहां ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें एम्प्लॉय अपने सैलरी का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करता है, वही पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इन दोनों ही स्कीम्स को हम कुछ पैरामीटर्स पर नापते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्कीम की लिक्विडिटी की। अगर बात करें ईपीएफ की, तो ईपीएफ में आप पैसे तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। वही बात करें पीपीएफ की, तो इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है एंड पार्शियल विड्रॉल भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में ही। अब अगर हम इन दोनों के ही रिस्क कैटेगरी की बात करें, तो क्योंकि अब ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और इसे सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस वजह से ये टोटली रिस्क फ्री है और इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो जो भी अमाउंट आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं वो सेक्शन 80C के तहत आपको एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, जो इंटरेस्ट आपको उस पर मिलने वाला है वो, और जो अमाउंट आपको मेच्योरिटी पे मिलने वाला है, ये तीनों ही चीज़ें आपको एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है एग्जेम्पशन की वो है 1.5 लाख रुपीज़ तक। अब अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो देखा जाए तो पीपीएफ का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% के आसपास है, वहीं ईपीएफ का करंट इंटरेस्ट रेट है 8.1% के आसपास। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर रहा है। अब अगर हम ये देखें कि इसमें कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अपना पैसा इक्विटी लिंक नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे हो। तो इसमें बेसिकली वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका रिस्क कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव या फिर मॉडरेट हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं और इसे पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। और इस स्कीम में कोई भी वॉलेंट्रीली अकाउंट ओपन कर सकता है और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है। जनरली एनपीएस दो तरीकों के होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जनरली बहुत सारे टाइप्स के टैक्स बेनिफिट होते हैं और ये एक प्रॉपर रिटायरमेंट अकाउंट होता है। वहीं टीयर 2 में एज सच कोई टैक्स बेनिफिट होते नहीं है, इसीलिए लोग ज़्यादा टीयर 1 में ही अकाउंट ओपन करते हैं। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि स्कीम में आपको लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा मिलती है। तो देखिए, स्कीम में कोई भी तरीके की लिक्विडिटी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 60 ईयर्स के बाद ही अमाउंट विड्रॉ करने मिलता है। ऑल्दो कुछ पार्शियल विड्रॉ या विड्रॉ अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इमरजेंसी केसेस में ही पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें स्कीम से जुड़े हुए रिस्क की, तो इसका रिस्क मॉडरेट टू हाई कैटेगरी में होता है। मॉडरेट टू हाई कैटेगरी इसलिए क्योंकि एनपीएस में जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं वो रेशियो वाइज एलोकेट किया जाता है बिटवीन डेट, इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इक्विटी पोर्शन में है तो ऑब्वियसली उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा हाई होगा। वहीं अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डेट पोर्शन में है तो उसका रिस्क थोड़ा मॉडरेट होगा। अब अगर हम बात करें स्कीम से रिलेटेड टैक्सेशन बेनिफिट की, तो सेम इस स्कीम में भी आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू 1.5 लाख। और अगर आपका ये 1.5 लाख दूसरे स्कीम्स में ऑलरेडी कवर्ड है तो एनपीएस में इन्वेस्ट करके आपको एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट और मिलता है। लेकिन ये स्कीम एग्जेम्प्ट कैटेगरी में नहीं फॉल करती, क्योंकि जितना भी टोटल कॉर्पस होता है उसमें से ये पार्शियली टैक्सेबल होता है। यानी कि 40% जो आपका टोटल कॉर्पस का होता है वो आपको एन्युटी में डालना होता है ताकि आपको मंथली पेंशन मिल सके, और ये मंथली पेंशन आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। और जो बचा हुआ 60% है वो आप कभी भी ले सकते हैं और वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ऑब्वियसली जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें इक्विटी पोर्शन होता है, डेट पोर्शन होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि अब ये इक्विटी लिंक्ड है तो इसके रिटर्न्स कंपैरेटिवली ईपीएफ और पीपीएफ से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का इक्विटी पोर्शन ज़्यादा है तो उसका रिटर्न भी हाई होगा, अगर किसी का डेट पोर्शन ज़्यादा है तो उसका रिटर्न मॉडरेट होगा। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो इस स्कीम के थ्रू आप 8 से 13% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इन्फ्लेशन रेट को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट करता है। अब अगर हम ये देखें कि इसमें किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे लोगों के लिए सूटेबल स्कीम हो सकती है, तो उन लोगों के लिए सूटेबल होगा जो थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि इसमें डेट का पोर्शन भी होता है और इक्विटी का पोर्शन भी होता है। और अगर कोई कंफर्टेबल नहीं भी है तो वो अपने इक्विटी के पोर्शन को कम कर सकता है और डेट के पोर्शन को थोड़ा बढ़ा सकता है।
तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मॉडरेट टू हाई रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए एकदम सूटेबल होगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एनपीएस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मार्केट में इतने सारे एनपीएस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब ले कौन सा एनपीएस? तो इसमें आपको हेल्प करता है recipe.finology.in। रेसिपी पे जाके आप रेकमेंडेशन सेक्शन में ये देख सकते हैं कि कौन सा एनपीएस खरीदना आपके लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन की, जो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कभी कोई म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली रिटायरमेंट पर्पस के लिए लॉन्च नहीं किया है, लेकिन फिर भी जब हम गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में आपको ईएलएसएस फंड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर हम इस स्कीम में सबसे पहले लिक्विडिटी की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। आप जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको एक मिनिमम एग्जिट लोड लगता है, बट विड्रॉल पे कोई रोक नहीं है। वहीं अगर हम ईएलएसएस फंड्स की बात करें तो क्योंकि अब उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, इसीलिए उसमें 3 साल की लॉक इन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर बात करें म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में, तो क्योंकि अब कुछ इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स होते हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिस्क हाई होता है। वहीं अगर हम डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसका रिस्क मॉडरेट होता है। तो म्यूचुअल फंड को हम मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। अब अगर बात करें टैक्सेशन की, तो कोई भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एटीसी पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। और अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 1 ईयर से कम का है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है 10% का, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 1 लाख के ऊपर के जितने भी गेन्स हैं उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है 10% का। अब अगर हम बात करें इसमें रिटर्न्स की, तो क्योंकि अब ये भी म्यूचुअल फंड के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो जनरली म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न्स जो होते हैं वो मॉडरेट टू हाई कैटेगरी होते हैं। हाई रिटर्न्स उसमें पॉसिबल है जब आप कोई इक्विटी लिंक्ड स्कीम खरीद रहे हो, और लो रिटर्न या मॉडरेट रिटर्न्स आपको तब मिलते हैं जब आप कोई डेट रिलेटेड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप किसी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मिनिमम टू मैक्सिमम रिटर्न आपको 10 to 18% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो उसमें आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है। तो दोनों ही केसेस में आप इन्फ्लेशन को बीट तो कर रहे हैं, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप काफ़ी ज़्यादा मार्जिन क्रिएट कर ले रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो अगेन क्योंकि अब ये हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है और इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, लेकिन अब ये कैसे जाने कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपके लिए सही होगा? तो इसमें आपको हेल्प करेगा क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी का द अकेडमी ऑफ म्यूचुअल फंड का कोर्स, जिसमें आपको 2 कोर्स मिल जाते हैं। एक है कंप्लीट गाइड ऑन म्यूचुअल फंड्स, जो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सिखाता है फ्रॉम द बेसिक्स, और दूसरा कोर्स है सेलेक्टिंग द राइट म्यूचुअल फंड, जिसमें आप अपने रिस्क कैपेसिटी को समझकर एक सही म्यूचुअल फंड अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और ये दोनों ही कोर्सेज आपको मिलते हैं फिनोलॉजी 1 के सब्सक्रिप्शन के थ्रू, विच कॉस्ट ओनली 499 रुपीज़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एंड इवन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में प्रो होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ये क्वालिटी आपकी जॉब में काम आए, तो सेम कोर्स के लिए वी हैव बीएससी इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड कोर्स, जिसे लेकर आप अपने सीवी में एक वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। इवन रेसिपी भी आपको सही म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। आप recipe.finology.in पे जाके ELSS फंड्स की फ्री रिकमेंडेशन ले सकते हैं जस्ट बाय साइनिंग अप टू recipe.finology.in। तो अब हमने ये तीनों ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया और समझ लिया है कि कौन से स्कीम में कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी, स्कीम कैसे वर्क करेगी, कितने रिटर्न्स देगी, ये सारी ही चीज़ें हमने समझ ली है। और हमने स्टार्टिंग में ये भी समझ लिया है कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए और एक प्लानिंग रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप अभी भी कन्फ्यूज्ड है कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए, तो आप recipe.finology.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ड्रीम गोल्स के सेक्शन में रिटायरमेंट प्लानिंग का भी एक गोल कैलकुलेटर मिलेगा। इस कैलकुलेटर के थ्रू आप एसर्टेन कर पाएंगे कि आज के आपके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग आपको कितना अमाउंट इकट्ठा करना चाहिए कि आप एक हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक को रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।